हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। और इससे रिलेटेड मैं पहले आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन और करा चुकी हूँ। आज की हमारी जो क्लास है इसमें आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और इन प्रश्नों को हमने वहाँ से लिया है जो कि ऐसे महत्वपूर्ण एग्जामों में आ चुके हैं जो आप लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे या आपको ये प्रश्न समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्लास में। तो हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी में 2900 से 6378 किलोमीटर की गहराई में किस धातु की अधिकता है? तो इसमें लोहा धातु की अधिकता मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई है 7927। ठीक है। और ये मील में दूरी दी गई है। ठीक है, मील में गहराई 7927 मील। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के क्रोड केंद्र भाग क्रोड के से गुजर सकती है? ठीक है। पृथ्वी का केंद्र जिसे क्रोड कहते हैं या कोर भी कहते हैं, तो भूकंप तरंग पृथ्वी की कौन सी तरंग है जो क्रोड से भी गुजर सकती है? तो वो हो जाएगी पी। ठीक है। इन्होंने जो है पी एस इन सबको से भूकंप तरंग को डिवाइड किया है, वर्गीकृत किया है, तो वो पी तरंग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गाइस दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि दो अक्षांशों की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है? एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है? तो वो होती है गाइज 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 111.32 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? अभी हम उन्हें देशांतर रेखाओं का दूरी जानी है, अब हम अक्षांशों की मध्य की दूरी जानेंगे। तो हमने आपको बताया कि 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गति निम्न में से कितने प्रकार की होती है? तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है ये बताना है। इसके ऑप्शन राइट हो जाएगा उपर्युक्त 2 प्रकार की, यानी कि घूर्णन घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के ओर चारों ओर गति कर रही है जो पृथ्वी, उसे क्या कहते हैं? जैसे पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, यानी कि दो प्रकार से गति करती है। अब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसे हम कहेंगे परिक्रमण। ठीक है, वो यानी कि सूर्य का की परिक्रमा, किसी चीज की परिक्रमा लगाना वो परिक्रमण हो गया, और अपनी ही धुरी पर घूमना वो घूर्णन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो गाइस अभी हमने बताया वो उसे घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? ठीक है, जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक है, तो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? वो होता है 66 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, लेकिन पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, कितना? 23 सही 1/2 डिग्री पर। लेकिन कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कंफ्यूजन मत पालना, इसमें क्लियर कर दिया है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो ये समय लेती है 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे का दिन और रात होता है, यानी कि एक दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी दिन किसे कहा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन समय काल को। ठीक है, घूर्णन के समय काल को, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जितने समय में घूमेगी वो पृथ्वी का दिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहा जाता है? पृथ्वी जो प्रतिदिन घूमती है उसकी गति को घूर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी निम्नलिखित में से कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? यानी कि एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और एक वर्ष में जो समय होता है वो होता है 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो देखिए, जो ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, वो पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? वो होते हैं परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की यह अवस्था कहलाती है गाइस, क्या कहेंगे इसको हम? उत्तरी अयनांत। ठीक है, उत्तरी अयनांत। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण किस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो किस दिन सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं? इसमें आपको दिया गया है 22 दिसंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने की अवस्था को निम्न में से क्या कहा जाता है? देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर जब सूर्य झुकता है या सूर्य की ओर झुकने की अवस्था को सूर्य जो पृथ्वी है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च व 23 सितंबर। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर जब सूर्य की ओर झुकने की अवस्था होती है तो 21 मार्च व 23 सितंबर वो दिन है जब दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव होता है। अगला प्रश्न है 20वां, निम्न में से परिभ्रमण गति का प्रभाव नहीं है? परिभ्रमण गति का प्रभाव नहीं है तो वो किस पर नहीं होता है? अयन वृत्तों का निर्धारण। ठीक है, अयन वृत्तों का निर्धारण परिभ्रमण गति का प्रभाव नहीं है, किस पर? अयन वृत्तों का निर्धारण पर। अगला प्रश्न है, उपसौर व अपसौर की स्थिति किस कारण होती है? जब उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है तो वो भी किस कारण होती है? होती है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है 22वां, निम्न में से परिक्रमण गति का प्रभाव है? क्या है परिक्रमण गति का प्रभाव? तो इसका जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रयुक्त सभी, यानी कि अयन वृत्तों का निर्धारण, ध्रुवीय वृत्तों का निर्धारण और ऋतु परिवर्तन। अगला प्रश्न दिया है गाइस, चंद्रमा एक माह में पृथ्वी के साथ कितनी बार समकोण की स्थिति बनाता है? ठीक है, एक माह में चंद्रमा कितनी बार समकोण की स्थिति बनाता है? तो एक माह में वो 2 बार इस स्थिति में आता है, पृथ्वी के साथ समकोण की स्थिति 2 बार बनती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण में अंधकार में काल अवधि औसतन कितने समय की होती है? यानी कि सूर्य ग्रहण का समय औसतन लगभग कितना हो सकता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट से अधिक सूर्य ग्रहण काल की अवधि नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है,
पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने समय का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये होता है 1 घंटा 40 मिनट का। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण काल जो है समय होता है 1 घंटा 40 मिनट का। तो गाइज ये थे आज के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों की तैयारी में ये बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेंगे आपका। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।